शराबी कोई गाना था बहुत पुराना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। बहुत गर्मी है यार, मस्त एक बियर पीते हैं, बहुत ठंड है, अरे रम पीते हैं, अरे माहौल बहुत अच्छा है, विस्की पीते हैं, बीवी बात कर रही है अच्छे तरीके से, दारू पीते हैं, बीवी नाराज है बात ही नहीं कर रही, दारू पीते हैं। कुछ भी कारण हो, मुझे शराब चाहिए था। आपके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि आपने शराब को स्टार्ट किया और फिर छोड़ने के कगार पर आ गए? मेरा बेटा 3.5 साल की उम्र में मेरे पास आया, बोले डैड आप बहुत ज्यादा पीते हो, ये बंद करो। मुझे बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ मुझे कि पूरी रात मैंने 1.5 बोतल पी ली। मतलब नशा होना कुछ एक ऐसा कोई चीजें हैं जिसके कारण होता है ये। शराब इज लाइक अ सोशली एक्सेप्टेड पॉइजन। हाँ, ये बढ़िया बात बोले। आपने बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स देखे होंगे जिनके परिवार भी टूट जाते होंगे। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट इज टू ब्रिज द फैमिली। सो महेश सर एक बात बताइए, रिहैब सेंटर आपने स्टार्ट किया है तो आपके पास सिर्फ अमीर लोग आते हैं? महेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। आज का जो टॉपिक है सर, अगर इस पॉडकास्ट से कोई एक आदमी भी अगर ठीक हो जाता है हमारी बात सुन के, मेंटेलिटी चेंज करके, या फिर वॉलेंटरी ऐसे रिहैब में जाके ठीक हो जाता है, तो हमारे पॉडकास्ट करना सफल हो जाएगा। जरूर। आप इसमें बहुत भुगत भोगी हो। भुगत भोगी उसे बोलते हैं जिसने सब कुछ भुगता हो कि यार मैंने ये भी काम किया, मैंने वो भी काम किया, मैंने सब कुछ भोग कर लिए। और ओशो एक ही बात बोलते हैं, मैं ओशो की विचारधारा से थोड़ा सी प्रभावित हूँ और मैं उनको बहुत सुना है मैंने, तो उनकी विचारधारा से मैं ये प्रभावित हूँ कि किसी ने अगर भोग नहीं किया है किसी चीज़ का, बहुत अति भोग नहीं किया है, तब तक उसको छोड़ने में मज़ा नहीं आएगा। आपने इसे ओशो के बारे में बताया। हाँ 2006 और 2009 के बीच 2.5 साल निकले थे मेरे, जहाँ मैं ओशो कम्यून में जाकर रहा था और मैं इनर सर्कल के साथ में काम कर चुका हूँ, वहाँ रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ। तो मेरे ज़िंदगी में मेरा इलाज हुआ था, ट्रीटमेंट हुआ था फॉर अल्कोहलिज्म 2002 के एंड में। 2006 के एंड में मैं ओशो के पास पहुंचा था, सुनता था उनको, वीडियोस देखता था। किसी ने बोला उधर आपको जाना चाहिए उनके मेडिटेशन रिसोर्ट में। तो उस समय सब लोग आश्रम बोलते थे, तो इट इज़ एक्चुअली मेडिटेशन रिसोर्ट। तो जब मैं उधर गया और 2-2.5 साल मैंने निकाले, वो 2-2.5 साल मैंने पेशेंट्स नहीं देखे, मैं किसी को ट्रीट नहीं किया, किसी को मिला नहीं। जो क्वालिटेटिव डिफरेंस मेरी ज़िंदगी में आया वो ओशो के बाद आया। आप जिस ओशो की बात कर रहे हैं एक पूरा पॉडकास्ट ओशो पे निकल जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सुना उनको, बहुत बातें मैं उनकी फॉलो भी करता हूँ और कुछ बातें नहीं भी मानता हूँ। सबको अपने अपना वे निकालना पड़ता है। बट महेश सर आज अपन बात करेंगे कि शराब एक ऐसी चीज़ है जिसकी अगर लत लग जाए तो वो छूटती नहीं है। भगवान की दया से मेरे को तो अर्ली एज में समझ में आ गया कि शराब, नशा और लड़की, ये 3 चीज़ से दूर रहना है, तो आप हमेशा ज़िंदगी में ग्रो करते रहोगे। जो ये पहले समझ गया वो समझ गया। पर मेरे को जैसे अपन बात कर रहे थे महेश सर कि आपने बोला कि शराब की लत लग जाती है, हर आदमी छोड़ना चाहता है, और आपके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि आपने शराब को स्टार्ट किया और फिर छोड़ने के कगार पर आ गए? तो जैसे यूजुअली शराब लोग पीना चालू करते हैं कि भाई, अब मेरे घर में शराब पीते ही थे। मैंने अपने पिताजी को देखा है, रोज उनका 2 पैक पीना, 2 का 3 कभी हो जाए अगर पार्टी हो, 3 का 3.5 मैंने कभी नहीं देखा था। तो हमारे घर में शराब खराब है, बदनाम है, पाप है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो बड़े होके एक दिन शराब पीएंगे वो था ही। तो उसी तरह एक दिन मैं जाके बियर पी लिया था खुद के शौक पे। लड़की से, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था, तो बियर पी लिया जाके मैंने, सिगरेट पी लिया साथ में। चालू वहां से हो, फिर धीरे धीरे करके 2 हफ्ते में 1 बार, फिर धीरे धीरे करके हफ्ते में 2 बार, लेकिन 2 या 3 पैक पीता था। कभी चौथा हो गया खाने के बाद, ऐसा बहुत कम होता था। फिर एक लड़की से प्यार हो गया, 1988 था। उसने बोला तुम शराब छोड़ दो, मैंने बोला छोड़ दिया। 1 साल नहीं पीऊंगा। फिर 1989 में मैं लंदन में पब रन कर रहा था, स्टार्टेड एज ए बारमैन, और मैं चला रहा था वो जगह। तो वहां पे मैंने देखा माहौल ही अलग है। आप काम भी कर रहे हो, पब भी चला रहे हो, तो उधर आप शराब पीना चालू कर सकते हो 8:30-9 बजे से। तो मेरा चालू हो गया। तो सडनली आई स्टार्टेड सीइंग, मैंने देखना चालू किया, मेरा कंजम्पशन जो था वो 7-8 पैक हो गया। तो हमको ऐसा लगता था बड़ा बहुत ठंड है यहाँ पे, अब मैं लंदन में सेटल होने आया हूँ,
वापस जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, कम हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। उसको बोलते शराब बॉडी में एक बॉडी क्रिएट्स अ टॉलरेंस फॉर एक्सेसिव अल्कोहल। ज़्यादा शराब बॉडी झेल सके, वो एक टॉलरेंस क्रिएट कर लेता है बॉडी, और वो टॉलरेंस बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना बढ़ेगा वो। हाँ जितना कंट्रोल करने की कोशिश उतना बढ़ेगा। तो अनफॉर्चुनेट बोलो या फॉर्चुनेट बोलो, मैं आज नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि ये फॉर्चुनेटली मेरे साथ हुआ कि अनफॉर्चुनेटली हुआ, क्योंकि शायद ज़िंदगी का ये रुख देखने को नहीं मिलता अगर मैं उस तरह का शराबी नहीं था। तो धीरे धीरे करके लत बढ़ गई, ये क्वांटिटी बढ़ता रहा, एंड क्वांटिटी बढ़ने के साथ जो हरकतें वो बढ़नी चालू हो गई। मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया ज़्यादा, गाली गलौज कर देना, गुस्सा आ जाना बहुत आसानी से हो जाता था मुझसे। तो शराब ने धीरे धीरे करके मुझे वो इंसान बना दिया जो मैं कभी बनना नहीं चाहता था, नहीं बनना चाहते थे वैसा। जो मैं कभी नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता था कि डैड के साथ में अच्छी दोस्ती हो, प्यार हो, जो हर बेटा अपने पिताजी के साथ चाहेगा, वाइफ के साथ में प्यार हो, अच्छे तरीके से बातें हों, समय बीता जाए। लेकिन शराब पी के मैं एक गलत इंसान बन जाता था, तो रिश्ते को मैं तबाह कर देता था। आई यूज्ड टू अब्यूज दैट रिलेशनशिप। तो धीरे धीरे करके न बात बची न प्यार बचा, दिल में था ये ये अपने कौन पिताजी सी को उम्र बहुत। की बात बता रहे हो आप? कौन से क्या क्या एज में थे उस आई टाइम पे? वॉज 27 28, तो 30 आप ईयर्स एकदम बैक। फुल एडिक्टेड हो गए थे शराब के अंदर? फुल मैं 23 साल की उम्र में फुल एडिक्टेड था। 23 साल की उम्र में? 23 साल की उम्र। आप बहुत अमीर थे क्या उस टाइम पे? बहुत पैसा था आप लोगों के पास, इस वजह से हुआ ये? नहीं, पैसे की इनफैक्ट एक्सेसिबिलिटी की इनफैक्ट कि मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आदमी के पास अर्ली एज में पैसा आ जाता है, क्योंकि मेरा एक अभी जस्ट पॉडकास्ट हुआ था एक, तो उन्होंने बोला था कि अगर अर्ली एज में अगर पैसा आ जाता है, एक्सेस पैसा आ जाता है, वही 27-28 साल का लड़का था कल पॉडकास्ट में, वो बोल रहे थे कि यार अर्ली सक्सेस देख लिया मैंने, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, तो लड़कियाँ, शराब, शबाब सब कुछ मैं एकदम एक्सप्लोड हो गया। तो उस वो वजह से हुआ? जैसे आप बोल रहे हो मेरे साथ भी लगभग वैसे ही हुआ। अब लंदन में जैसे मैं था, तो अब मैं पैसा खुद कमा रहा हूँ, पाउंड्स में कमा रहा हूँ। बॉम्बे में भी सक्सेसफुल था, 19 ईयर्स की उम्र में मैंने वीडियो लाइब्रेरी चालू किया था, सक्सेसफुल। जैसे सक्सेस बढ़ती रही, मेरा शराब बढ़ता रहा, मेरा जुआ बढ़ता रहा, स्टेक्स बढ़ते रहे, लड़कियां बढ़ती रहीं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर एक इंसान ऐसे होता है। मैं सक्सेस था, मैं सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाता था। लेकिन ऐसा ज़रूर आज मैं किसी गरीब को देखता हूँ जो शराब भी अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन पीता है, भयंकर पीता है, पी के पड़ा रहेगा। मिडिल क्लास भी देखता हूँ तो वो भी पीता है, पर तो उस इट्स नॉट ऐसा नहीं बोल सकते कि शराब पैसों की वजह से होता है। ये पैसों की वजह से मेरे साथ हुआ, बढ़ता रहा, सक्सेस जैसा ज़्यादा आया तो और बढ़ता रहा। शराब छोड़ने के बाद तो उससे ज़्यादा सक्सेस मैंने देखा, जितनी इज्जत मैंने गवा दी थी सोसाइटी में। आई वॉज अ डिस्कार्डेड पर्सन, मतलब मैं सोशली एक इंसान था जो कोई मिलना नहीं चाहता था। तो आज सोसाइटी में इतना बड़ा इज्जत कमाया, पैसा बहुत कमाया, उसके बाद तकदीर ने साथ दिया अच्छे कामों में, तो शराब पे वापस तो कभी नहीं गया ना मैं। नहीं। आप समझे, शराब पे तो वापस कभी नहीं गया। ये समझ गया। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ, जिसकी आप बात करें शायद उनके साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन हर एक इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये बात है कि हम सक्सेस को हैंडल, एक शराबी जब बन जाता है तो सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाता है, तो आगे ज़्यादा सक्सेसफुल होता ही नहीं है। नहीं हुआ। आप समझे, आदमी बहुत सक्सेसफुल था 27-28 ईयर्स में। बॉम्बे में एक बिल्डिंग खरीद ली मैंने, लेकिन उसके बाद मैंने सब बर्बाद कर दिया। तो डाउनफॉल भी आता है। हाय। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि पैसों की वजह से, हाँ ये होता है कि हम पैसों को सही तरीके से संभाल नहीं पाते हैं, उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, सही तरक्की में नहीं जैसे बोलते हैं ना कि तरक्की में नहीं जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं और डाउनफॉल आता है। हर शराबी के साथ होता है। तो सिर्फ शराब ही आपने स्टार्ट किया था या फिर और भी आप एडिक्टेड हो गए थे हर चीज़ से? इनफैक्ट स्टार्ट मैंने जब किया था, बियर शेयर पिया था मैंने एक आध बार, और फिर मेरे दोस्त थे कुछ ड्रग्स लेते, तो उस समय ब्राउन शुगर हैश होता था, तो उनके साथ मैंने ड्रग्स लेना चालू कर दिया था। तो उस ज़माने के लिए मेरी क्वांटिटी बहुत हाई थी, और आज के ज़माने के लिए भी क्वांटिटी हाई थी ड्रग्स की, क्योंकि मैं दिन के 7-8 जॉइंट लेता था। तो 7-8 जॉइंट आज भी बहुत भयंकर अमाउंट है। एनीथिंग ओवर 1 और 2 जॉइंट्स ऑल्सो इज बहुत ज़्यादा है। तो चालू वहाँ से हुआ था, फिर एक एंटी ड्रग एडिक्शन टॉक के लिए गया था मैं, वहाँ मैं डर गया सुन के, कुछ 2.5 पौने 3 महीने मैंने यूज़ किया होगा।
तो मैं बाहर निकला और मैंने बोला मैं कोल्ड टर्की करूँगा लेकिन आज के बाद ड्रग्स नहीं लूँगा मैं, और वहाँ पे मैं सक्सेसफुल हुआ, कभी ड्रग्स की दुनिया में वापस नहीं गया। लेकिन तब मुझे लगा कि अब शराब ठीक है, शराब इज़ ऑलराइट, आई एम नॉट यूजिंग ड्रग्स, तो ये ठीक है। तो ये नहीं समझ में आया मुझे कि 3-4 साल में ये मुझे क्या नज़ारा दिखाने वाला है। ऐसा बोला जाता है ना कि शराबी को मतलब हर बहुत मोमेंट आता है शराब छोड़ने के बहाने में आता है, यार इस वजह से नहीं छूट रही, इस वजह से नहीं छूट रही, इस वजह से मैं नहीं छोड़ना चाहता। आपके साथ भी ऐसा हुआ था? शराबी का एक गाना था बहुत पुराना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो धूप है, तो बहुत गर्मी है यार, मस्त एक बियर पीते हैं, बहुत ठंड है, अरे रम पीते हैं, अरे माहौल बहुत अच्छा है, विस्की पीते हैं, बीवी बात कर रही है अच्छे तरीके से, दारू पीते हैं, बीवी नाराज है बात ही नहीं कर रही है, दारू पीते हैं। मतलब कुछ भी कारण हो, मुझे शराब चाहिए था। मेरा बेटा 3.5 साल की उम्र में मेरे पास आया, मैं 3 दिन घर से बाहर था, जुआ की दुनिया में, होटल में रूम था, क्रिकेट चालू था, ये सब चालू था, जुआ चालू था। 3 दिन के बाद घर आया था, मैं सोया हुआ था शराब पिए हुए। मेरे बेटे ने मुझे 8:30 बजे शाम रात को उठाया, 3.5 साल का था वो, बोला डैड आप बहुत ज़्यादा पीते हो, ये बंद करो। 3.5 साल का बेटा, मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा 3.5 साल का बच्चा मुझे बोल रहा है कि डैड आप बहुत शराब पीते हो, बंद करो। इतना दुख हुआ मुझे कि पूरी रात मैंने 1.5 बोतल पी ली। और दुख में भी आपने डेढ़ बोतल भी? बोला ना, दुख हो सुख हो, शांति हो अशांति हो, मतलब शराब शराब चाहिए। ट्रिगर पॉइंट बताओ कि ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था आपके साथ में कि जिसकी वजह से आपको अब इतना शराब पी रहे हो आप, तो छोड़ने का आपको लगा कि नहीं हमको छोड़ना अभी है, क्या माइंडसेट हुआ? हर सुबह आता था क्या हाथ से बंद। कोई ट्रिगर पॉइंट तो हुआ होगा? ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, जब आप सुबह उठो और आपके जैसे हम बोलते हैं लव्ड वंस, माँ बाप हैं, वाइफ है, बच्चा है, बेटा है, घर का स्टाफ है, तो हर एक इंसान के शक्ल में गुस्सा देखना या डर देखना, ये उठते देखता था, और मेरा माइंड एक ही चीज बोलता था कि क्यों पिया मैंने, कल रात को नहीं पीता तो माँ से झगड़ा होता ही नहीं था, कल रात को नहीं पिया तो मेरे दोस्त के साथ में झगड़ा नहीं होता था, कल ये नहीं पिया होता इस तरीके से तो बेटा नाराज नहीं होता था, नहीं पिया होता इस तरह जिस तरह पी रहा तो पिताजी सुख होते थे, सुखी होते थे। स्ट्रेस क्रिएट करता था, और उस स्ट्रेस से निकलने का एक ही तरीका था, 2 पैक पीने की आवाज अंदर बोलती थी, 2 पैक पीऊंगा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और फिर 2 पे रुकते नहीं थे। तो कारण कुछ भी हो, एनीथिंग वाज गुड इनफ टू टेक मी टू अल्कोहल। जैसे 2 जन है हमारे दिमाग में ना, 2 जन बैठते, एक बोलते बेटा जाके कर ले कर ले कर ले, दूसरा बोलते नहीं 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 आज खाली, दूसरा बोलते देख कितनी बार कर चुका है, गलत डिसीजन रहा है। ये 2 इंसान बात कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा इंसान होता है ना, फिर वो दब जाता है, क्योंकि ऑब्सेसिव स्टेट आ जाता है कि नहीं आपको पीना ही है, फिर दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं पाती है, किसी के इमोशंस रोक नहीं पाते हैं। कल से बंद, कल से बंद, तो कल से बंद कर करके, कल से बंद कर करके हम इंश्योर कर देते हैं कि आज मत बोलना ना पीने के लिए, आज मुझे करने दो। तो कितने साल ऐसा हुआ कि आज से बंद, आज से बंद, आज से बंद? 12-13 साल। 12-13 साल ऐसा हुआ कि आज से बंद, क्योंकि रोज सिगरेट पीने वाला बंदा भी यही सोचता है आज से बंद, आज से बंद, चलो 12 कल से बंद, कल 12-13 साल निकाल देता है। मैं अभी भी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आज से नहीं पीऊंगा? वो क्या क्या दिन ये था, वो ट्रिगर क्या पॉइंट हुआ बहुत, था? ये हालात जिस तरह बिगड़ते रहे, फाइनेंशियल लॉस होता रहा, तो ये ट्रिगर पॉइंट रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, God. वो कई बार आया। आपने भी जब सिगरेट की बात की तो आपको कई बार आया होगा कि छोड़ देता हूँ, देख, बंद कर देता हूँ, ओके। तो ये कई बार आता है, लेकिन हमको तरीका नहीं मालूम होता है। एक होता है विल पावर, जैसे आपने विल पावर बोला, छोड़ दिया, बंद कर दिया, बंद। हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, विल पावर भी टूट गया, लेकिन रियलाइजेशन था। तो जिंदगी में ये किस्सा बताता हूँ जहाँ मेरा ब्रेक टर्निंग पॉइंट आया लाइफ का, कि मैं सुबह 10:15 बजे करीब बाथरूम में बैठ के शराब पिया, पॉट पे बैठ के, मैं थ्रोन बोलता हूँ, थ्रोन पे बैठ के शराब पिया। पिताजी को कुछ काम था, मेरे घर पे मुझसे कोई बात नहीं करता था, मैंने इतनी दवाई की थी, तो मुझे ढूंढते हुए कोई काम से दरवाज़ा खोले तो देखिए मैं सामने विस्की का सिप ले रहा हूँ 10:15 बजे। तो मैं भी डर गया, मैं शिट, अब फिर आर्ग्यूमेंट होगा, झगड़ा होगा। तो खैर वो विस्की ख़त्म किया तो हिम्मत आ गई, ओके।
तो निकलते मैंने बोला दूसरा लेके आओ। एक घर पे मैंने सेटिंग किया हुआ था, दूसरा एक आध सिप उससे लिया और डैड मॉम के रूम में चला गया। मैंने बोला आपसे बातें करनी हो जाए। बोले बोलो। तो पता नहीं कोई चीज़ मेरे दिमाग में कहा होगा कि 2 जनों को एक साथ में हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तो एक एक करके करता हूँ। तो मतलब मेरे रूम में बैठ सकते हैं क्या? बैठ के बातें करेंगे। डैड बोले ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। वाई? मैंने बोला डैड मुझसे कोई घर पे बात नहीं कर रहा है, और अगर आपको लगता है कि मेरे से बात बंद करके मैं सुधर जाऊंगा या मैं शराब पीना बंद कर दूंगा, तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। और ये जब डायलॉग मैंने बोला डैड को, पहले गुरूर के साथ बोला था, लेकिन एक रियलाइजेशन आया कि यार मैंने डैड से गलत बात कर दी, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी शराब पी के पिताजी से कभी जवाब नहीं दिया था, उनको कभी आर्ग्यू नहीं किया था, कभी कुछ कुछ नहीं कहा था, मतलब नेवर आंसर्ड हिम बैक, गलत बात कभी नहीं की। लेकिन ये मुझसे हो गया, तो वो एहसास विच इज एक स्प्लिट सेकेंड में एहसास आता है ना, तो मेरा टॉक चेंज हो गया कि डैड मैं हर कोशिश कर रहा हूँ, हर कोशिश किया हूँ शराब छोड़ने की, मुझसे नहीं हो रहा है। वीकेंड को ही पीऊंगा, बॉम्बे के बाहर ही पीऊंगा, हर 1000 कोशिशें की, कसम खाया हूँ, कसम झूठी कसम खाया हूँ, लेकिन मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूं कि शराब मुझसे छूटने वाली नहीं है। मरते दम तक ये ग्लास मेरे हाथ में रहेगा। मैंने सारी कोशिश कर ली, ये नतीजे पहुंचा हूं, आई एम डिस्टाइंग टू ड्रिंक एंड डाई। हाँ, पता नहीं ये ख्याल मेरे दिमाग में कहाँ से आया, कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे लिए मैं बहुत बड़ा ईगोइस्ट था। लेकिन मैं, अगर कोई मुझे हेल्प कर सकता है, कोई मुझे मदद कर सकता है, तो मैं आई एम रेडी टू एक्सेप्ट हेल्प। ये मुंह से मेरे कैसे निकला मुझे नहीं मालूम। और पिताजी ने मेरी बकवास सुनी होगी 20-25 मिनट, बोले बेटा होल्ड ऑन, यू रेडी टू एक्सेप्ट हेल्प? मैंने बोला यस, बट दे गिव मी 24 आवर्स, मुझे 24 घंटे दो, आई विल गेट यू हेल्प। मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद मैंने पीना कंटिन्यू किया, और डेढ़ बॉटल पी लिया। अगले सुबह पिताजी ने मेरे को उठाया कुछ 8:30 बजे, बोले बेटा उठो। मैं देखते, मैंने बोला पहले तो डर गया, सब ठीक है ना, इतनी जल्दी उठा दिया मेरे को। तो बोले कि मैंने फ़ोन किया है, कुछ लोगों को जाके मिलना है, बांद्रा में है, उन्होंने बोला है कि आप शराब एक घूंट भी मत पीना, हमसे एक बार मिलो, और हमसे मिलने के बाद आपको जितना पीना है आप पियो, हम रोकेंगे नहीं, ना आपके घर वाले रोकेंगे। मैंने बोला चलो, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हर इंसान जो मेरी तरफ पीता था वो शराब छोड़ना चाहता है। हाँ तो मुझे एक उम्मीद का किरण नजर आया कि शायद कुछ है, और वहाँ पे मैं गया, और 10-12 दिनों के बाद मुझे एडमिशन डेट मिला। तो मैं तो वो ऑड पेशेंट था, ऑड इंसान था, जो मैं बोलता था मुझे कल एडमिट कर लो, मुझे अभी एडमिट कर लो, मैं आने को तैयार हूँ, तो उनके पास जगह नहीं थी। और उन 10-12 दिनों में मैंने जितनी शराब पी, मैंने शायद कोई 10-12 दिनों में नहीं पिया होगा। क्या आपको लग रहा है कि अब तो छूटने वाली है? तो मैं अब पहले तो जा रहा हूँ रिहैब ट्रीटमेंट का, अब तो छूट जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ा डर ये मालूम है क्या था, कि अगर मैं शराब जाऊं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, शराब फिर मैं सच्ची में पीना बंद करूं, तो मैं क्या करूंगा? क्या करूँगा? आप समझ रहे कि अगर शराब छूट जाए तो मैं क्या करूंगा? तो रिहैब में मुझे ट्रीटमेंट के दौरान ये समझ में आया कि अगर शराब छूट जाती है और मैं खुश हूं उसमें, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट वाज माय लर्निंग इन द रिहैब। मेरे को तो ये आपकी स्टोरी ऐसी लग रही है वो संजय दत्त और सुनील दत्त, कि संजय दत्त बोलता है नहीं पापा मेरे को छोड़ना है, ये करना है, वो करना है, जैसा अपन ने मूवी में देखा था सेम। और पापा बोलते हैं कि अब छुड़वाता हूँ, ये करता हूँ, फिर भी वो वहाँ जाके पैदल जाके किसी से पैसे मांग के फिर सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। ये सब हमने किए, सब हमने किए। तो फिर कैसे आइडिया आया आपको कि यार नहीं चलो मेरा तो छूट गया आपका, एकदम ड्रॉप ऑफ द हेड छूटा उस टाइम? रिहैब में एडमिट हो गया तो छूट गया, अब तो बात मिलने नहीं वाला है। तो पहला 5 दिन तो मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से निकल जाऊं, गलती कर दिया यहाँ पे आके। तो यहाँ पे मेरे को आपसे एक एक चीज़ चाहिए कि जो लोग शराब एडिक्टेड हैं, जो लोग बहुत शराब पी रहे हैं या फिर ड्रग्स एडिक्टेड हैं, उनके घर वालों को उस बंदे से कैसा बिहेव करना चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? क्योंकि देखो आपने पूरी सिचुएशन देखी है, सही है, घर वालों का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे आप ही बताइए कि वो घर वालों को आप क्या बोलना चाहोगे जो इसमें, जो बंदा एडिक्टेड है, क्योंकि आपने बोला कि बात करना बंद कर देते हैं, बात नहीं करते, बात नहीं करने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं हो,
आप बात करो तो शराब चाहिए, आप बात ना करो तो भी शराब चाहिए। तो कैच 22 सिचुएशन है। तो एक चीज़ मैंने सीखा था, एक कैसेट मैंने सुना था 22 साल पहले, 21-22 साल पहले, फादर मार्टिन का था। उससे मुझे एक सीख मिली और ये मेरे तजुर्बे के साथ था। तो मेरा पूरा जो ट्रीटमेंट, हम लोग का ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है, जो मैं करता हूँ, वो हमारे एक्सपीरियंस के उसके ऊपर, तजुर्बे के ऊपर है। इट इज़ बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ टू लर्न आउट ऑफ दैट। तो उनसे सीख मिलती है हमको, हमारे हमारा तजुर्बा हमें सिखाता है। तो पूरा हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस उस चीज़ पे बेस्ड है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि उनको क्या बोलना चाहिए, कि एक समझ मुझे आ गया है कि हर एक इंसान जब वो सुबह उठता है, अल्कोहल इज ए डाउनर, ड्रग्स ऑल्सो आर ए डाउनर। कोकेन अपर होता है, लेकिन जब तक आप नशे में हो उसका डाउनर बहुत खराब होता है। तो जब इंसान उठता है सुबह को, उस समय उसको सिर्फ इतना बोला जाए कि हमने ऐसे इंसान से बात किया या ऐसी एक कहानी सुनी जो 20 साल पहले, 25 साल पहले, 10 साल पहले आपकी स्थिति में था, आपके तरीके से जिंदगी जी रहा था नशे में, आज वो 10 साल से सोबर है, 15 साल से सोबर है, 20 साल से सोबर है, उससे एक मुलाकात करते हैं। उसके बाद में हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, आप अपनी जिंदगी जो जिस तरह जी रहे हो। दैट इज द ओनली टाइम एक इंसान रिसेप्टिव होता है इस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए कि ठीक है मैं किसी को मिलता हूँ एक बार। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है बात करने के जब वो उठता है, और जो मेरे जैसा इंसान, मैं कभी सोता था 2 बजे, कभी और उठता था 10 बजे, या कभी 5 बजे सुबह सोता था तो 12 बजे उठता था। तो जब मैं उठता था, दैट वाज द बेस्ट टाइम एंड दैट इज व्हाट माय फादर डिड। लिए। वो जब मैं उठा था, वो रुके थे मेरे से बात करने के लिए, और लंबी चौड़ी कुछ पी नहीं हुई थी मैंने। अब 5-6 अगर चले गए थे अंदर, फिर पिताजी जो ही बोलते तो एंड में झगड़ा ही होता था। तो उस समय क्या है, उस दर्द में हूं मैं। और जब भी इंसान एक दर्द में होता है, वो रिसेप्टिव होता है इस दर्द से निकलने के लिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बोलता क्या दर्द है यार, मजा आ गया, ओए होए। आपके पास भी लोग आते होंगे, आपको कोई ये तो नहीं पूछा होगा दर्द पैदा कैसे होना है, उसमें घुसना है मुझे, कभी नहीं होता है। जब इंसान कभी निकलता है तो वो सेम प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई होता है कि हैंगओवर का जो दर्द होता है वो इतना गहरा होता है, इतनी नेगेटिव सोच आती है उस समय कि आदमी उनसे निकलने के लिए कुछ भी करेगा। उसने एक ही चीज सीखा है, नशा। नशा मुझे निकालेगा। लेकिन उस समय अगर बोले नशा को छोड़ के एक और तरीका है, और ये इंसान जानता है, और मैं सिर्फ एक मैं इंसान नहीं हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो शराब से दूर, नशे से दूर, ड्रग से दूर जिंदगी जी रहे। ऐसे हर सिटी में, हर शहर में आपको लोग मिलेंगे। जब आप बहुत नशे में थे उस टाइम पे, तब कोई भी एक ऐसा इंसान था आपकी ज़िंदगी में जिसने बोला यार आई लव यू, जो भी कर रहा है ठीक हो जाएगा? ये मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी एक ही इंसान थे जिन्होंने शायद लफ्जों में कभी नहीं बोला आई लव यू, लेकिन अपने हरकतों से, हर हरकत में, हर जेस्चर में मुझे बोला बेटा मैं हूं, आई लव यू, पुल अप योर सॉक्स। बाकी दूसरे जो थे, मैंने उनको उस हद तक दर्द दिया कि आई लव यू अगर चाहते भी थे तो शायद ना बोल पाते। प्यार करते हैं, लेकिन हमारी हरकतें उनको उस हद तक गुस्सा दिलाती होगी, गुस्से में लेके जाता, फ्रस्ट्रेटेड जिंदगी जी रहे हैं हमारी वजह से, तो आई लव यू कहाँ से बोलेगा इंसान। अगर प्यार करता भी हो तो मैंने उनको वो मौका नहीं दिया कि वो प्यार का इजहार भी कर सके, क्योंकि मैं भी कभी नहीं करता। तो टोटल डिजास्टर। आपने जो पिक्चर की बात की, उसका एक डायलॉग मुझे याद है, जब सुनील दत्त जी नहीं रहे और अगले सुबह वो जो फाड़ देता है और फिर पेपर जाके फाड़ रहे। उठाता है, हाँ। और उसमें लिखा रहता जो अनाउंस करना चाहता था, फिर उसको निकाल दिया जाता है वहाँ से कि दैट आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए ये किया, ये किया, आप यहाँ पे थे मेरे लिए, वहाँ पे थे मेरे लिए, लेकिन मैं आपका वो बेटा हूँ that you should have never had, and that son whom you should have never had, but I love you and I will prove you। ये आज भी जब मैं बोलता हूँ तो रोने खड़े हो जाते हैं। हाँ। तो आज मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ, शराब से दूर 22 साल निकल गए, तो ये मेरे पिताजी की देन है।
अगर वो नहीं रहते तो शायद मैं या तो सिरोसिस से मर जाता या तो साइकोटिक हो जाता था, जिस तरह मैं शराब पी रहा था। अब सर यहाँ पे एक मेरे को एक कोटेशन आपसे चाहिए, एक बहुत सॉलिड चीज़ चाहिए यहाँ से, जो यंग जनरेशन शराब पीना स्टार्ट कर रही है अभी, और अभी आप देखोगे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पब्स की हालत देखोगे ना, कभी हम भी खाना खाना भी जाते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है वहाँ पे। इतने शराब में झूम रहे हैं, इतने शराब में लोट-पोट हो रहे हैं, मतलब कुछ होश नहीं है, कोई पता नहीं। अभी आप न्यू ईयर का तो आप जब फ़ोटोग्राफ, वीडियोग्राफ देखते देखा हो ना? तब कितनी बुरी हालत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखा। मतलब गज़ब का है वो, उसमें तो मतलब वो तो हकीकत है, दिख रहा है। तो आप उनके लिए मुझे ये बताओ कि क्योंकि आपने वो चीज़ देखी है, सही है, बाहर निकले हो, 22 साल छोड़ दिया है, कि ये काम तो नहीं करना है यार भाई। देखिए ऐसा है कि मैंने बहुत सारे टॉक्स किए हैं इस सब्जेक्ट पे, अलग अलग ग्रुप्स के साथ में किए हैं। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ लोगों को, और हर एक अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्ट को ये मालूम है कि मैं गलत तरीके से नशे की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अगर ये एहसास आपको एक बार भी ज़िंदगी में आया हो तो एक्सेप्ट हेल्प, मदद को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी, और ये छूटने वाली नहीं है इतनी जल्दी। तो एक्सेप्ट हेल्प इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। एंड माय मैसेज टू द फैमिली, ये समझो यूज कर रहा हूं उनके लिए होगा, फैमिली को ये है कि उसको सपोर्ट कीजिए। वो एक बीमारी से गुजर रहा है, इट इज अ डिजीज, ये फैल रहा है धीरे 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 करके, हर जगह फैल रहा है। मैंने कई बार टॉक्स किए और मैंने ये चीज पूछा भी था लोगों को कि एक जिसका बच्चा 15 साल 16 साल का उम्र का हो, उसका सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या हुआ? पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? नहीं, वो बाद में आता है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा बेटा ड्रग्स में ना घुस जाए, ये शराबी ना बन जाए। ये डर है लोगों में। तो आप, कल ही मेरी पेरेंट्स से बात हो रही थी, जिसने कहा मुझे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे को बोले कि मैं शराब पीना चाहता हूँ, तो मैं हाँ बोलूं कि मैं ना बोलूं? मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप ना बोलोगे तो आप क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहे हो, अगर हाँ बोलोगे तो फ्रीडम दे रहे हो। तो हाँ या ना बोलने से बेटर है कि प्रिकॉशनरी अगर आपको सही लगे तो कीजिए, लेकिन सही तरीकों से कीजिए, ध्यान रखिए चीज़ों का। और ये चीज़ मैं बहुत लोगों को बोल चुका हूँ, क्योंकि मेरा बेटा खुद जब 16 साल का हुआ था उसको ड्रिंक पीना था, तो मैंने बोला पियो, बट बी केयरफुल अबाउट हाउ मच यू ड्रिंक एंड हाउ ऑफन यू ड्रिंक। तो देयर आर थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें हैं: इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के इंटेंसिटी को समझिए, बार बार कितनी बार हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को समझिए, और ये कितने समय तक चलता है उसके ड्यूरेशन को समझिए। ये तीनों चीजें अगर एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रही हैं तो अच्छा है, और अगर अपवर्ड ट्रेंड दिखा रही हैं तो यू नीड हेल्प, तो आपको मदद की जरूरत है। ये तो कैंसर की तरह हो गया। कैंसर का फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। फोर्थ स्टेज वाला भी क्यूरेबल है, पर तकलीफ बहुत होती है। तो पहले स्टेज में अगर आपको पता चल गया कि भाई एक नई अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, तो फिर आपको हेल्प चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, लोग चाहिए। अगर आपने वहाँ पे भी अपना आपको नहीं संभाला तो शायद फिर वो फोर्थ में जाएगा ही जाएगा। देखिए क्या है, ये चीज आप फिजिकल हेल्थ ले लो या साइकोलॉजिकल हेल्थ ले लो, आप एंजाइटी की बात कर लो, आप डिप्रेशन की बात कर लो, दीज आर द टू मैक्सिमम सर्च इंजिन्स। अगर आप गूगल में सर्च कीजिए, एनालिसिस पढ़िए अगर, तो कम से कम मेरे ख्याल से हर महीने 2 लाख सर्चेज हो रही है एंजाइटी और डिप्रेशन पे। और शराब भी सेम चीज़ है, और बढ़ रहा है ये ट्रेंड। बढ़ रहा है। ये चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ 10 सालों से। एक समय था जब 30-40 हज़ार सर्चेस थे, आज 2 लाख का जो सर्च मैं बता रहा हूँ ये भी 4 महीने या 6 महीने पुराना रिपोर्ट है। तो ये हर चीज़ में इन्वॉल्व है। लेकिन जब अल्कोहलिक्स और ड्रग एडिक्ट्स पे आ जाता है तो वहाँ पे एक इंसान बर्बाद नहीं हो रहा है, एक फैमिली बर्बाद हो रही है। एक फैमिली यूनिट जो है वो टूट रहा है, बिखर रहा है, और उसका पहला
साइन एंड सिम्टम होता है डिसफंक्शनल कम्युनिकेशन। यानी कि मैं बहुत प्यार से बैठ के बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं झगड़ा करके ही उठता हूँ। ये फैक्ट हो जाता है मतलब। ये फैक्ट हो जाता है। फिर ऐसा समय आता है घर में 4 जन हो या 3 जन हो या 2 जन हो, ये 2 जन भी एक प्याली चाय एंजॉय नहीं कर सकते साथ में। उसको डिसफंक्शनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो बच्चों के साथ में नहीं, बड़ों के साथ में भी कम्युनिकेशन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज छूट रहा है सर। मैं अगर देखूँ ना तो आज कम्युनिकेट कोई करना चाहता नहीं है, एक दूसरे नहीं से सर, वो बात कोई छूट नहीं करना रहा, चाहता ये नहीं है, छूट चुका है। कोई बात करना चाहता नहीं है। अपनी तकलीफ तो छोड़ो, कोई उसको लगता है कि अगर मैं उसको बता भी दूंगा तो उसको लगेगा अरे यार ये तो क्या कर रहा है, तो ऐसा कर रहा है। पहले के टाइम पे जैसे मैं छोटा था, मैं मेरी बात भी बताता हूँ, अगर मैं छोटा था और हम जैसे 30-40 लोग, लड़के बच्चे, हम सब साथ में खेलते थे। 30-40 लोग एक साथ होते थे, शाम को खेला करते थे, बात करते थे, लड़ते भी थे तब भी बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से। अरे क्या हो रहा है, तू बता कहाँ है। और आज तो चलो व्हाट्सएप पे होता है, पहले अगर किसी के 4 मोहल्ले दूर किसी की कोई दिक्कत भी हो गई तो 4 मोहल्ले में पता है, चौथे मोहल्ले में पता है कि यार इस बंदे की दिक्कत ही चलते हैं, यार क्या है, क्या हो गया इसको। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। कि एक जमाना था, हमारा हमारा देश एक कम्युनिटी लिविंग जी रहा था। फुटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, हमारे ज़माने में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, हाँ, गुल्ली मार्बल्स खेल रहे हैं। आज के बच्चों को तो मालूम भी नहीं होगा क्या है। जिस उनके लिए ये सब चीज़ें उतनी अनजानी है, जिस तरह उन्होंने कभी एक लैंडलाइन फ़ोन क्या होता है उनको नहीं मालूम होगा। लेकिन हमने सब देखा है। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर जो है, वो कम्युनिटी लिविंग से हमको दूर लेके जाके सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता है कि हाउ सक्सेसफुल है बस दैट्स इट। मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। मैं मानता हूँ ये चीज़ सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जान दे के तो नहीं कमाएंगे ना, मतलब कि जान से ही गवा दो, मतलब हर चीज़ ही खवा दो, परिवार छोड़ दो। सक्सेस इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है। ना मानसिक संतुलन मत खो। जैसे मैं आपको बता रहा था, डॉक्टर जराजानी का जो सीख था, जो मैंने सीखा कि इतने सालों में मैंने पहले शराब जब पीता था, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ एक तरीके का कांड इन्वॉल्व था। लेकिन ये 20 सालों में मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसमें कहीं भी कोई एक तरीके का कांड इन्वॉल्व हो। सच की तरह इस काम को मैंने पकड़ा है। मेरे लिए ध्यान से अलावा और कुछ नहीं है ये जो चीज़ है, घर वालों को भी समझ के कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे बात कर रहे थे अभी, सोशलाइज करते होंगे। सॉरी, आपकी उम्र कितनी होगी? 35। 35, ठीक है। बच्चे होंगे, 8-10 साल के बच्चे होंगे। ये 8-10 साल के बच्चे और ये 35 साल की उम्र, 40 साल की उम्र के जो पेरेंट्स हैं, कितने हफ्ते में कितनी बार पार्टी करते हैं? पता नहीं, मैं तो कम ही करता हूँ। मैंने ऐसे देखा हफ्ते में एक आध पार्टी तो होता ही है, हाँ, स्पेशली फ्राइडे नाइट को, सैटरडे नाइट। और वो पार्टी रात को चलता है। डिनर पार्टी पे मैं इनवाइटेड था। डिनर से हुआ 1:15 बजे रात को। 1:15 बजे रात को डिनर इन सर्व हुआ। एक लंच पार्टी पे गया था मैं, 4:30 पौने 5 बजे लंच से हुआ। तब तक हम लोग ध्यान नहीं कर रहे थे, हम लोग भगवत गीता का पाठ नहीं कर रहे थे, हम कोई स्पिरिचुअल बातें नहीं कर रहे थे, हम सोसाइटी को कैसे सुधारेंगे ऐसी बातें नहीं कर रहे थे, सिर्फ शराब पी रहे थे ये लोग। ये भूल जाते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो भी घर पे हैं, वो भी यही है, वो भी दे आर ऑब्जर्विंग यू, वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। तो उनके लिए वो एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है। तो अपने बच्चों को क्या सीख देनी है, उसके पहले हमको ये सीखना है कि पेरेंट्स को क्या सीखना चाहिए। आज एक पेरेंट अगर फादर या मदर बच्चों को विजिबल नहीं है, जैसे मैं अपने बेटे को विजिबल नहीं था, किस्मत मेरी थी कि जब मैं रिहैब गया मेरा बेटा 6.5 साल का था, तो उसने 6.5 साल मेरी तबाही देखी शराब के साथ। ऐसे लोग ने 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, वही देख रहे हैं। आप कम्युनिकेशन जब बांटना चाहोगे तो सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फादर और मदर, माँ बाप के बीच में कितना कम्युनिकेशन हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई को छोड़कर, पैसों के मामलों को छोड़ के और घर कैसे चलाना है वो छोड़ के, आप अपने स्पाउस के साथ में क्या डिस्कशन करो, क्या बातें करो, होती नहीं है। 99% लोग नहीं करते होंगे। उस चीज़ को कम्युनिकेशन बोलते हैं। हाँ, इतना ही से चालू करो। अगर आप सुबह उठे चाय साथ में पी रहे हैं,
कि कल मैंने ये किया था, ऐसा किया था, अच्छा गया था, ये ऐसे कल के बारे में शेयर कर दो। आज आपकी जो प्लानिंग है, क्या करने वाले हो, ये करने वाले हो, इतना ही शेयर करो तो कम्युनिकेशन डेवलप होना चालू होता है और बच्चे लोगों को देख के पकड़ लेते हैं। तो वहां से कम्युनिकेशन चालू करो। जब उतना ही नहीं हो रहा है, हर एक इंसान एक दौड़ में लगा है, जल्दी में हो, वो जल्दी से 2 मिनट बैठो, आप 2 मिनट बैठो। मुझे पता नहीं आप वो ये प्रेमानंद जी महाराज को देखते हो नहीं देखते हो, शायद अभी बहुत अभी अभी पूरे इंडिया को उन्होंने हिला रखा है, भोकाल मचा रखा है पूरे इंडिया में कि युवाओं को तो हिला ही रखा है उन्होंने। शराब, लड़कीबाजी, गंदी दृष्टि सब मतलब नहीं करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज आप सर्च करना। सो उन्होंने तो एक बात तक बोल दी कि आने वाले टाइम पे एक ऐसा टाइम आने वाला है कुछ टाइम बाद कि आपको सत्संग मार्ग सुनने को भी नहीं मिलेगा, भगवत मार्ग देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसी दौड़ में लगे रहेंगे कि कब किसको मारना है। आप उनकी शायद वीडियो देखना, अब मेरे मेरे कहने के बाद में शायद बाई चांस एक आध वीडियो अगर आपको दिखे तो आज आपको पूरे टाइम वही दिखेंगे। वही दुनिया अभी पूरे इंडिया में वही एकमात्र संत ऐसे हैं जो सबसे हाईलाइटेड है, ये चीज़ मैं समझता हूँ। सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड। देखो, आज मैं जब 20 साल की ज़िंदगी में, पिछले 20 साल से मैं ट्रीटमेंट सेंटर चला रहा हूँ और जो भी काम कर रहा हूँ, तो धीरे 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 मैं भी देखता रहा हूँ कि शराब कितना बढ़ गया है, ड्रग्स का अवेलेबिलिटी कितना बढ़ गया है। एक नेटफ्लिक्स पे शो आता था ड्रग लॉर्ड्स, वो शो जब मैंने देखा तो 1950-60 से अमेरिका में जो हो रहा है वो दिखाए थे। एंड टुडे मेरे हिसाब से फॉर द ड्रग लॉर्ड्स, अमेरिका एक सैचुरेटेड मार्केट है, इंडिया और चाइना सबसे बड़ा मार्केट। तो इन सब चीज़ों को हम रोक नहीं पाएंगे। पहला तो इस चीज़ का, जैसे बोलते हैं हम हेल्पलेस हैं, हमारी हेल्पलेसनेस को समझते हुए हम अगर ये एक्सेप्ट करें कि ये मेरा लिमिटेशन है, हम इस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे। हाँ, इस चीज़ को हम सुधार कैसे पाएं, इन लोगों को निकलने का तरीका अगर बताएं तो कहीं पे एक सोल्यूशन मिलेगा। अगर मैं बोलते रहूं किसी को कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये तो वही बात होगी ना ईडन गार्डन वाली, कि पूरे गार्डन के फ्रूट्स खाओ बच्चों, पूरा गार्डन है, पूरे सारे फ्रूट्स हैं, बस सो एक एप्पल मत खाओ। तो बच्चे को आपने बोल दिया उसको वही एप्पल खाना है। सो महेश सर एक बात बताइए, रिहैब सेंटर आपने स्टार्ट किया है तो आपके पास सिर्फ अमीर लोग आते हैं? ऐसे समझिए कि हम जो HNI सेक्टर के लिए हमने चालू किया है, तो हमारे पास सिर्फ अमीर लोग नहीं, गरीब लोग भी आते हैं, लेकिन हम अमीरों को ट्रीट करते हैं और गरीबों को ट्रीटमेंट सेंटर में भेजते हैं जो हमको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे काफ़ी संस्थाएं हैं जिनका वॉलेंटरी प्रोसेस होता है, नॉन मेडिकल होता है, हम उनको वहाँ पे भेजते हैं। वो हमारा सोशल कॉज है और अमीरों को हम हमारा फैसिलिटी को ट्रीट करता है। मतलब इस पे एक चीज़ बोली जाती है कि अपन बात भी कर रहे थे शायद कि अगर किसी किसी को बहुत लत लग गई है तो वो वॉलंटरी जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोग नहीं लोगे। बट एक स्कैम ऐसा चल रहा है कि नहीं, आप तो एक बार उसको बोल दो कि इंजेक्शन लगवा के भी आपको लेके भर्ती कर देंगे, मेडिकेशन दे देंगे और आपको बस वहीं रखेंगे। क्या है मतलब ये चीज़ थोड़ा समझाओगे? एक छोटा सा ओशो का कहानी याद आ गया जिस तरह मैं आपको बताता हूँ। तो एक छोटा सा टाउन था, शहर था, तो उसमें कहीं से एक बग आ जाता है, कीड़ा आ जाता है जो लोगों को काटना चालू करता है। और जब वो काट देता था किसी को हल्का सा, मतलब मस्कीटो से भी कम दर्द होगा, तो इंसान में पागलपन की या मानसिक संतुलन अपना खो देता था वो इंसान। तो एक आध बार 2-3 ऐसे हो गए, तो एक हकीम टाइप आदमी था, तो उसके पास लेके गए, उससे ठीक नहीं हुआ, तो एक साइकेट्रिस्ट जो था उसके पास लेके गए, तो साइकेट्रिस्ट बोला ये तो थक थक थक, उसका इलाज किया, वो ठीक हो गया। तो ये बग जो था और लोगों को काट रहा है। तो ये 2-3 जन जब ठीक हो गए तो बोले कि कहाँ पे गया था, बोले भाई ये साइकेट्रिस्ट के पास गए थे, तो उधर पहुंचा गए, उधर गए, तो इसका तो काम बढ़ गया। ये तो पहले कुछ था ही नहीं, एकदम बहुत शांति थी शहर में, अब इनका काम बढ़ गया, बिजी हो गई। तो जहाँ 2-3 जन है, अब 10-15 जन आ गए, तो रेगुलर आना चालू हो गया। तो उसने एक छोटा सा मस्त फर्स्ट क्लास केबिन, अपना काउंसलिंग रूम बनाया है, जगह ले लिया, और ये बग तो और काटे जा रहा है, अब तो और बढ़ते जा रहा है। तो एक दिन देखते हैं कि भाई 50 जन बाहर खड़े हो, इसका तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एक छोटा सा बंगला लेके, जिसको आज साइकेट्रिक वार्ड बोलते हैं, उसने साइकेट्रिक वार्ड चालू कर दिया। अब धीरे धीरे करके पूरा शहर को बग काट के सारे जन ऐसे हो गए
जिनमें कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ना चालू हो गया। उसका जो हॉस्पिटल फुल था, जो फुल जा रहा था, पूरे शहर को जब ये बग ने काट लिया, मालूम है क्या होता है उसके बाद? उसका हॉस्पिटल खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल हो गया अभी। हाँ, आप समझे? ये ये नॉर्मल नॉर्मल हो हो गई, गया। हर्ड कम्युनिटी बन गई। अभी हर्ड कम्युनिटी बन गई है। ये पूरा शहर ही ऐसा है कि उसका काम बंद हो जाता है। फिर ये बोलते हैं यार किसी को तो मेरे को इलाज करना है, मैं तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ। तो वो क्या करता है कि जिस घर में 4 जन हो उसमें एक जन को बोलेगा कि मालूम है तुम नॉर्मल हो, वो नॉर्मल नहीं है। वो सामने वाला बोले हाँ मुझे भी लगता है नॉर्मल नहीं है। फिर इसको उठा के लेके जाता हूँ, ज़बरदस्ती लेके जाता हूँ, रखता हूँ अपने पास 3-6 महीना, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो ये काम इंडस्ट्री में ये हो रहा है। तो ये स्कैम हो गया भयंकर तरीके से। मतलब ऐसा समझिए आज के तारीख में, जैसे मैं आपको बता रहा था, 5,000 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे 20-20 जन हैं, जहाँ पे वो उठा के उनको ज़बरदस्ती रखा गया है। वो तो 10 लाख लोग जब हम ये बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे पड़े हुए हैं जिनको दवाइयाँ ठोकी जा रही हैं, इलाज कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस चीज़ का इलाज दवाइयों में है ही नहीं। नेचुरल तरीके से हो सकता है बिल्कुल ये। एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता है, वो रियलाइजेशन को आप सही तरीके से यूज़ करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, तो जो गलत काम करने का इच्छा आता है वो इच्छा चले जाता है। तो क्या रिहैब सेंटर ही ओनली एक सॉल्यूशन है इसको ठीक करने के लिए, या फिर और भी कुछ हो सकता है सॉल्यूशन? देखिए रिहैब सेंटर ही इज़ द फास्टेस्ट सोल्यूशन मैं बोलूँगा। ऐसे दूसरे भी कुछ संस्थाएं हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ पब्लिक, क्योंकि उनका प्रिंसिपल है कि हम पब्लिक फोरम न्यूज़पेपर में नहीं आना चाहते। वो उनका स्ट्रेंथ है, वो बैकबोन है उसका। उनका जो प्रोग्राम क्रिएट किया गया, हर रिहैब वही प्रोग्राम यूज़ करता है। तो ऐसे भी संस्थाएं हैं, बट ले दे के रिहैब इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट बेटर। आप एक चीज़ बता रहे थे कि लग्जरी रिहैब है ही नहीं इंडिया में बिल्कुल भी। रिहैब नहीं है इंडिया में, रिहैब के नाम पे रिहैब का काम हो रहा है। अगर आप 90% जो रिहैब्स में जाओगे और वहाँ पे 90% लोग ज़बरदस्ती पाओगे कि ज़बरदस्ती लाए गए हैं, तो रिहैब नहीं रहा ना, वो तो जेल हो गया। राइट। आप समझे? तो रिहैब के नाम पे वो जेल का काम हो रहा है, और जेल में रह के कौन सा इंसान मेरे को सुधर आज तक, ये बताइए? वो तो उसी पार्टी के साथ हो जाएगा, फिर वो उसी में चलता ही रहेगा जो सब। आँख का शर्म होता है ना इंसान को, चोर को भी, जो इंसान चोरी करता है उसको आँख का एक शर्म होता है, एक डर होता है, खौफ होता है पुलिस का, जेल का। एक बार उसको जेल में डाल दो, आँख का 4 शर्म महीने रख दो, खत्म। हाँ, तो आँख का शर्म डर वर कहाँ जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और खौफनाक तरीके से उसके लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आज जेल में भी चलाए जा रहे हैं, समाज सुधार के। इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट देयर इज अ ट्रीटमेंट काइंड ऑफ गोइंग ऑन। मतलब पनिशमेंट की तरह मत रहो यहाँ पे, आप अपने आप को इलाज करा रहे हो, ट्रीट कर रहे हो यहाँ पे रह के। वो बहुत जेल्स ने भी अपनाया है ये राइट तरीका। राइट। उसके लिए अब योगा सिखाया जा रहा है, प्रवचनें हो रही है, ऐसे नहीं कि बांध के रख दिया, छोड़ दिया उनको जैसे भी हो। आप जिन लोगों का ट्रीटमेंट करते हो उनमें से मतलब किस उम्र के ज़्यादा लोग हैं? यंगेस्ट हमारे इंसान हमारे पास 14 साल से लेके 14 साल? 75 साल तक के लोग आए हैं। 75 साल ओके है, 14 साल ओके नहीं है मेरे हिसाब से तो। 14, 15, 16, 17 आज के तारीख में यहाँ पे ड्रग्स का इंट्रोडक्शन चालू हो जाता है, शराब का इंट्रोडक्शन चालू हो जाता है। मतलब नशा होना कोई मेंटल प्रेशर के कारण होता है, परिवार की स्थिति के कारण होता है, कुछ एक ऐसा कोई चीज़ें हैं जिसके कारण होता है ये? The शराब is like a socially accepted poison. हाँ, ये बढ़िया बात बोले आप। Alcohol is a socially accepted poison. बॉलीवुड की वजह से बढ़ रहा है ये? मैं ऐसे बॉलीवुड को ब्लेम नहीं करूंगा। पर मेजर रीजन हो सकता है। मैं ऐसे बॉलीवुड में बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बहुत लोगों को जानता हूँ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत लोगों को जानता हूँ। तो ये सिर्फ बॉलीवुड की वजह से नहीं हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। बॉलीवुड क्या कर रहा है, उस पर आपको मूवी दिखा रहा है। ओके, एक मूवी बना दी, उड़ता पंजाब बना दिया, ठीक है, तो वो उस चीज़ को दिखा रहा है, लेकिन पकड़ कहाँ से आ रहा है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? कॉन्सेप्ट तो सोसाइटी से ही आ रहा है ना। तो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, आज से नहीं, कम से कम 50 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, खाली उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। लोग बॉलीवुड का नाम जोड़ देना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि उनका नाम आगे बढ़े। हाँ, आप समझे? तो वो गलत बात है। मैं उन ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, ये हर फील्ड में है।
आपने बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स देखे होंगे जिनके परिवार भी टूट जाते होंगे। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट इज टू ब्रिज द फैमिली। फैमिलीज में कम्युनिकेशन क्रिएट करके फैमिली को साथ में लाना हमारा बहुत सबसे ज़्यादा काम, उसमें ज़्यादा जो मेरी वाइफ हैंडल करती है। डेस्टिनेशन ट्रीटमेंट भी है आपके पास, वो कैसे, क्या होता मतलब? तो अब जैसे कई लोग हैं जो नामचीन लोग हैं, बड़े लोग हैं, आपके पास हैं बड़े लोग काम करने? ऐसे बहुत आए हैं, मगर स्ट्रक्चर ही वो है। तो वो बोलेंगे कि भाई हम दूसरे इंसान के साथ में ट्रीटमेंट में नहीं रह सकते। ओके, तो हम बोलते ठीक है, हम सिंगल क्लाइंटेल करते हैं। तो उनको एक जगह ले लेंगे हम, बहुत जगह मिल जाती हैं 2 महीने 3 महीने के लिए। कभी अब्रॉड भी ले जाते हैं, उन कई लोगों को अब्रॉड भी ले जाते हैं हम लोग। ओके, दुबई भी ले गए। तो हमारा क्या, हमारा पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है उसमें मैं एक टीम बना देता हूँ जो हेड करता है। तो 1 से 3 जन का टीम बनता है, 1-2 जन या 2-3 जन का टीम बनता है। वो उनसे इंसान के साथ में एनीथिंग फ्रॉम 2 मंथ्स टू 6 मंथ्स रहता है साथ में, और ट्रीटमेंट प्रोसेस चालू रहता है। कुछ केसेस में ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक डेस्टिनेशन ट्रीटमेंट, आप जहाँ चाहो वहाँ पे ट्रीट हो सकते हो, आपके घर में नहीं होगा, आपके घर में कंड्यूसिव नहीं है। तो वैसी बात हो। राइट, तो बहुत सारे पेरेंट्स भी आपके पास आए होंगे अपने बच्चों को लेके रोते हुए, यार ये मेरा बच्चा है, बहुत बचा सारे लो इसको। पेरेंट्स हैं बच्चों को लेते, बहुत सारे बच्चे हैं पेरेंट्स को लेके, दोनों केस है। दोनों केसेस हैं। मतलब ऐसा कौन सा केस है जिसमें आपको लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया यार, मतलब ये तो मेरे से भी वर्स्ट केस है? ऐसा मेरे ख्याल से 2-1 केस बोल सकता हूँ जो मेरे से ज़्यादा वर्स्ट होगा। क्या है, मतलब कुछ बताओ उसके बारे में, कौन था, क्या करता था? नहीं, वो डिटेल नहीं डिटेल दे नहीं, सकता। मतलब वो एक डिटेल इंसान नहीं था दे वो ये सकता। करता था। मैं वही सोच रहा हूँ कि आपको किस तरीके से बता सकूं ताकि अगर वो ये बातें सुने या दूसरे सुने तो वी हैव टू मेंटेन राइट कॉन्फिडेंशियलिटी। राइट। तो शराब पीने के बाद, ड्रग्स लेने के बाद जो हरकतें लोग करते हैं, जैसे मैं मारधाड़ कर देता था, गाली गलौज कर देता था, पैसे की लालच बढ़ जाती है, ग्रीड बढ़ जाता है, जिसको कमीनापन बोलते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग आए हैं जो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं, जो मैं सोचते हैं यार ये नहीं होना चाहिए। राइट। माँ बाप है, जो भी हो, वो वो नहीं होना चाहिए। या एक सोसाइटी का फायदा उठाए पैसों के मामले में, वो नहीं होना चाहिए। तो सो देर आर, कि मैं वही सोच रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सेक्स लाइफ जैसा है वो बहुत अब्यूजिव हो जाता है, ब्रूटल अब्यूज हो जाता है, बहुत ब्रूटल अब्यूजिव हो जाता है। नशे के बाद ज़्यादा। या फीमेल्स को मैन हैंडल, फीमेल्स को या मेल्स को वो मैन हैंडल करना, वो नहीं होना चाहिए। ये नशे क्या था, लड़कियों में भी कोई ऐसी कोई फीमेल भी आती है आपके पास, या फिर सिर्फ लड़के ही आते हैं हमेशा? नहीं नहीं, फीमेल्स भी आते हैं। फीमेल के साथ भी ऐसा होता है जो इतने अग्रेसिव में इतना चली जाती है आगे, इतना ड्रग्स एडिक्टेड हो जाती है, इतने शराब एडिक्टेड हो जाती है? ऐसा होता है? मैंने ऐसा आज तक देखा नहीं, ऐसा मैंने ऐसा कभी। बल्कि इनफैक्ट दे आर अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि उनके ऊपर जो स्टिग्मा पड़ता है, इसमें एक स्टिग्मा अटैच होता है। अगर आप इस चीज़ को समझें तो एडिक्शन में एक स्टिग्मा भी अटैच होता है। जो कर रहा है इंसान, उसको नहीं रियलाइज होता, उसको लगता है ये मैं हूँ, मैं राजा, बाकी सब राजा प्रजा। एकदम, हाँ। लेकिन घर वालों के लिए एक स्टिग्मा है कि मेरा बेटा ड्रग्स ले रहा है, कि मेरा बेटा अल्कोहलिक बन गया है, वो स्टिग्मा उधर अटैच हो जाता है। और जो फीमेल क्लाइंट्स होते हैं हमारे, तो फीमेल जनरेशन में ऐसी जो स्टिग्मा होता है ना, वो 3 गुना होता है कि लड़की होते हुए ऐसे कर रही है। ये एक सोच है जो गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन इस चीज़ का स्टिग्मा है। तो वो स्टिग्मा एडिक्शन का भी बड़ा हो जाता है उनके लिए। तो उनको एक्सेप्ट करना कि मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊं, उनको थोड़ा टाइम लगता है कन्विंस करने के लिए। ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं या फिर वापस ड्रग एडिक्शन में वापस चले जाते हैं? देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो एकदम बहुत टेलर डिजाइंड सिस्टम है, एक्सपेंसिव सिस्टम है, तो हमारा सक्सेस रेट 80% है, 75-80% होगा आराम। लेकिन आम तौर पे जो आप रिहैब्स पकड़ो, जो बहुत कम बचे हैं जिधर सिर्फ वॉलंटरी होता है, जिधर मेडिकल यूज़ नहीं होता है, दवाइयाँ यूज़ नहीं होती हैं, ऐसा तो बचे ही नहीं है। ये तो हार्ड कम्युनिटी हो गई ना, अब तो बचेंगे ही नहीं अब वो बचे ही नहीं है। तो जो बचे हैं मैं उनमें अगर गिनूँ तो उनमें है 30-35% सक्सेस रेट, 40% सक्सेस रेट। दैट इज़ अ वेरी गुड सक्सेस रेट। हमारा ज़्यादा है क्योंकि इट्स वेरी टेलर मेड फॉर यू। जैसे बच्चा स्कूल जाता है,
20 जन क्लास में हो या 60 जन क्लास में हो, लेकिन फिर ट्यूशन लेता तो अकेले ट्यूशन लेता है। तो जो अकेले ट्यूशन लेता है और वो सही तरीके से ट्यूशन ले, तो उसके मार्क्स पास होना, डिस्टिंक्शन आना, 90% ऊपर आना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, पढ़े जाते हैं। तो दैट इज द सेम प्रिंसिपल दैट अप्लाइज हियर। आपका कोई ऐसा केस जिसमें आपको लगा यार ये तो मेरी सक्सेस 20 सालों में सबसे खतरनाक सक्सेस थी मेरी ये? एक है फैशन डिज़ाइनर है, तो जैसे हम बोलते हैं कि ज़िंदगी हर एक इंसान जीता है, लेकिन आप ज़िंदगी किस क्वालिटी के साथ में जीते हो, सोच की, और क्वालिटी सोच डिफाइन करता है, आपकी सोच डिफाइन करता है। जैसे एक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है और उनको आज भी देखता हूँ, तो मैं बोलते ये क्वालिटी रिकवरी जिसको बोलते हैं, इससे बेटर क्वालिटी रिकवरी मैंने शायद अपने आप में भी नहीं देखी हो। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, और कहाँ से आए थे और अब क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, और किस सोच के साथ पहले आए थे और किस सोच के साथ आज जी रहे हैं, और आप उनको मिलोगे, आपको लगेगा कि ये मक्खी को भी नहीं मारेंगे। और शायद ही मैं किसी इंसान को जानता हूँ जिनको उनसे कोई गिला शिकवा हो। तो ऐसे बहुत जन है, एक ये खास है, बाकी ऐसे बहुत जनों का क्वालिटेटिव थिंकिंग चेंज हो जाए, एक सोच में क्वालिटी आ जाती है। क्वालिटी बहुत सिंपल सा चीज़ में डिफाइन करता हूँ, आपका माइंड अगर आपको शांत रखता है, मूड फ्लक्चुएशन नहीं लेके जाता है, तो आपकी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। राइट। जब तक आप शून्यता तक पहुँचो, वो एक अलग चैप्टर हो जाता है इनलाइटनमेंट का या निर्वाणा पाने का, वो अलग हो जाता है। लेकिन एक अल्कोहलिक के लिए, ड्रग एडिक्ट के लिए सोबर रहना, क्लीन रहना निर्वाणा से कम नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे, जरूर। पूरे समाज के लिए जिससे लोग शराब नहीं पिए, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ऐसा कोई चीज़ सोचता ही नहीं हूँ जो होने वाला है। ओके, मतलब जो चीज़ होने ही वाला है और मैं सोचूं कि ये ना हो, तो मेरे सोच में ही गलत है, मैं सोच में ही गलत हूँ। ये होने ही वाला है। हाँ, जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उस हेल्प एक्सेप्ट करें। ओके, ये इस चीज़ का सल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचो कि कल सुबह उठोगे और मालूम पड़ेगा कि आज से, जैसे एक दिन हम शाम को 8 बजे टीवी ऑन किए और ये नोट आज से 12 बजे के बाद में बंद है। और अगले सुबह उठे और ये नोट अब नहीं चलने वाला है, उसी तरह आपको तो लगेगा कि सुबह उठे और हमने तो 8 बजे का न्यूज़ बंद मिस कर दिया, लेकिन अब सुबह उठे शराब और ड्रग्स गायब हो गए। ऐसा नहीं होने वाला है, नहीं होगा, ये सिर्फ बढ़ने वाला है, कंटिन्यू बढ़ेगा बस ये। ये सिर्फ बढ़ने वाला है। लेकिन इस चीज़ का सल्यूशन क्या है कि आप हेल्प एक्सेप्ट कीजिए। देयर आर हेल्पलाइन नंबर्स, हमारा भी हेल्पलाइन नंबर है। आप हमको अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हमारे पास आओ या कहीं और जाओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हेल्प एक्सेप्ट करो, हमारा काम वो आपको वहाँ तक पहुँचाना है। तो आपके साथ अब जो हम बैठे हैं, तो मैं भी किस चीज़ के लिए बैठा हूँ कि हमारी विजिबिलिटी बढ़े, और अगर हमारे एक पेशेंट को हम एडमिट करते महीने का, उसके पीछे हम कम से कम 25 लोगों से बात करते हैं जो हमारे पेशेंट्स नहीं है। राइट 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 राइट। आप समझे? जो आपके पेशेंट नहीं है, वही वाली बात हो गई, बग वाली। हाँ, तो नहीं, जो हमको अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन हम उनकी भी मदद करते हैं। अरे एक हमारे पास आज समझिए 5 या 6 जन ट्रीटमेंट में होंगे, तो ऐसे कम से कम मेरी वाइफ दिन में 15 फ़ोन कॉल्स रिसीव करती हैं कि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, मेरे वाइफ को ये प्रॉब्लम, मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा 15-20 कॉल्स हम रोज़ अटेंड करते हैं, जहाँ पे हम उनको सही दिशा दिखा सकें। मैं तो एंजाइटी डिप्रेशन से, मैं आपको बताता था पॉडकास्ट में, मैं खुद भी एंजाइटी डिप्रेशन से एक स्मॉल पीरियड के लिए निकला, मतलब स्मॉल पीरियड वाली तो 1 महीना ही, बट 1 महीने में मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया। 1 महीने में तो ऐसी हालत हो गई यार, कल मर ही जाएंगे। मैंने कहा ये क्या हो गया यार एकदम से, मैं तो इतना गजब का आदमी, मतलब बुलेट पे घूमने वाला, 2-4 को उठा दूँ मैं, तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? तो सिचुएशन आई थी ऐसी, बट वो 1 महीने में मैंने रिकवर कर ली। मेरी कंपनी में भी बहुत लोग जिनको एंजाइटी डिप्रेशन है, मैं 1 मिनट में ठीक कर देता हूँ उनका। मैं तुम 25 साल के लंडी, तुमको अभी एंजाइटी डिप्रेशन, तुम्हारी जिंदगी में हुआ क्या है अभी तक? अभी तो हुआ क्या किया है तुमने ऐसा? एक काम ऐसा बताओ जिसको तुमने किया हो कि जो सबसे खतरनाक काम हो गया तुम्हारी लाइफ में। मेरी सर गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे एक चांटा पड़ेगा, अभी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, दूसरी बना। आज क्या हो गया, 1 सेकंड में ठीक कर सकते हैं इनको। एक्चुअली क्या हो गया कि एक ज़माना था
जब हमको लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आता था, आज इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आता है। बस ये प्रॉब्लम हो गया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये रील्स देखते रहना। मैं लोगों को जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ जो दिन में 4-4 घंटे रील्स देखते हैं। आपको किस प्रकार का इंफॉर्मेशन अंदर जा रहा है, और उसमें क्या होता है कि एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट होता है खुद का, और जब आइडेंटिफिकेशन क्रिएट होता है तो कंपैरिजन क्रिएट होता है। तो जब कंपैरिजन क्रिएट होता है कोई भी चीज में, संतुष्टि कभी नहीं आने वाली। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ। और हमारे ट्रीटमेंट फैसिलिटी में जब मैं ओशो के पास था उधर 2-2.5 साल, उसके बाद मैंने 2-2.25 घंटे का ट्रीटमेंट में मेडिटेशन ऐड कर दिया कि ये 25 मिनट का करेंगे, ये 45 मिनट का करेंगे, ये घंटे का करेंगे। तो दिन में हमारे पास जो भी आता है वो 2.25-2.5 घंटे ध्यान करता ही है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में गया हूँ मैं, और मैंने ध्यान उनको शेयर किया, उनके साथ में किया है, साथ में बैठ के करते हैं। एक सिस्टम बना लिए, इतना बढ़िया कमरा, कितना शूट करते हैं यहाँ पे, कम से कम 15-20 जन आपके ऑफिस से आगे बैठ के एक ध्यान करेंगे ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं एक कॉर्पोरेट से बात कर रहा था, नाम नहीं ले सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बोला ध्यान करके हमको क्या फ़ायदा होगा। हमको फ़ायदा होगा कि उसको, हमारे वर्कर को फ़ायदा होगा। तो मैंने बोला आपका समझो जो इंसान काम करता है आपके ऑफिस में, या आप काम करते हो, हाउ मच टाइम आर यू देयर इन दिस मोमेंट, इस क्षण में आप कितने समय माइंड और बॉडी साथ में हो 8 घंटे के काम में, कि और कहीं ध्यान नहीं भटका, इधर ही हो। बोला कि 50% टाइम समझो, 3-4 घंटे, 4 घंटे। तो मैंने बोला ध्यान करके धीरे धीरे करके आधा घंटा, 1 घंटा और ध्यान यहीं पे रहे, वो 4 का 5 घंटे हो जाए, तो उसका फ़ायदा इंडिविजुअल को होगा कि कंपनी को होगा। तो मैं सोचा, बोले फ़ायदा तो दोनों को होगा। तो मैंने तो कीजिए ना, वो कीजिए। सी एंग्जाइटी डिप्रेशन जो है, इट इज़ ऑल्सो ग्लोरिफाइड। आज हमको जिस चीज़ का पढ़ाई का टेंशन होता था, आज उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। आप समझे? एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, अरे कैसे करूँगा, नहीं करूँगा, वो 10 मिनट का 5 मिनट की फीलिंग आती है, और उसी चीज़ को आज के तारीख में एंग्जाइटी बोलते हैं। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, दुख हो रहा मुझे, उस चीज़ को डिप्रेशन बोलते हैं आज। दे आर वेरी लूजली यूज्ड टर्म्स। हार्ड कम्युनिटी बन रहा है अभी धीरे धीरे। आप अगर इन सोशल मीडिया भी चेक कीजिए, तो इतने टॉक्स दिए जा रहे हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। हाँ, मतलब बीमारी बता दी उसको कि बीमारी हो गई है, तो भी लगता है ऐसा। जैसे हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे गुरु हैं डॉक्टर जयरा जानी, ओके, बोलते बेटा हम लोग एक ज़माने में 40-50 बीमारियों को ट्रीट करते थे, आज मेरे ख्याल से वो 70 के होंगे, फिर 72 के होंगे। बोलते आज के तारीख में 600 बीमारियां हो गई। बोले 550-650 बीमारियां आई कहाँ से, मुझे ये नहीं मालूम। ना वो ये नहीं मालूम। आप कोई भी साइकेट्रिस्ट को जाके हाय हेलो कीजिए, आपको कोई ना कोई बीमारी दिखा देगा। बता देगा, बिल्कुल बता देगा। तो दिस इज द पावर ऑफ फार्मा वर्ल्ड, वो अलग टॉपिक है, अलग। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। वेरी गुड, नाइस टॉकिंग टू यू।